नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो साथियों, अपन ने पिछली क्लास में सॉइल साइंस में बात करें तो पिछली क्लास में सॉइल साइंस में अपन ने मृदा निर्माण के कारकों के बारे में पढ़ा था और आज अपन बात करने वाले हैं मृदा निर्माण के प्रोसेस के बारे में। मृदा की जो उत्पत्ति होती है वो किन किन मतलब प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे अपन। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया है उनके बारे में बात करेंगे। मृदा की उत्पत्ति दो प्रक्रमों के द्वारा होती है। कितने प्रक्रमों से होती है? मृदा की उत्पत्ति है जो दो प्रक्रमों से होती है। पहला है अपक्षीय या वेदरिंग और जो दूसरा है वो है प्रोफाइल का विकास, डेवलपमेंट। प्रोफाइल डेवलपमेंट और अपक्षीय वेदरिंग। मृदा उत्पत्ति की बात करें तो कितने प्रक्रमों में होती है? मृदा उत्पत्ति है जो दो चरणों में चलती है। पहला चरण है वेदरिंग, पहला चरण कौन सा है? वेदरिंग है। और अगर अपन दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण है प्रोफाइल डेवलपमेंट। मृदा प्रोफाइल है उसका विकास। ये है जो दो चरण है मृदा प्रक्रिया, मृदा निर्माण के। अगर अपन अपक्षय की बात करें तो मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थों का निर्माण अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय की बात करें तो मूल चट्टाने हैं जो उनसे है जो कच्चे पदार्थों का निर्माण होता है तो वो अपक्षय कहलाता है। रॉ मटेरियल है, उनसे जो कच्चा पदार्थ है उनका अपक्षय होता है। तो अपक्षय से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो अपक्षय कहलाता है। जो कच्चा चट्टानों के अपक्षय से जो अपन को कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है वो रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ प्राप्त होने की प्रक्रिया है वो अपक्षय कहलाती है। दूसरा है प्रथम परावस्था विखंडन तथा विच्छेदन की परावस्था है, विनाशकारी परावस्था है। जो अपक्षय की प्रक्रिया है, वेदरिंग की प्रक्रिया है, जो अपक्षय की प्रक्रिया है ये विनाशकारी प्रक्रिया। कैसी है? विनाशकारी प्रक्रिया है। इसमें चट्टानों का विनाश हो जाता है, चट्टानें नष्ट हो जाती है और चट्टानों के नष्ट होने से अपन को कच्चा माल प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। दूसरा है प्रोफाइल का विकास। क्या है? प्रोफाइल का विकास, डेवलपमेंट। प्रोफाइल के विकास की बात करें तो कच्चे पदार्थों का मृदा पिंड के रूप में रूपांतरण रूपांतरण होता है वो क्या कहलाता है? सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। क्या? जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, इन रॉ मटेरियल का मृदा पिंड के रूप में, मृदा के कण के रूप में, पिंड के रूप में जो विकास होना क्या कहलाता है? प्रोफाइल का विकास कहलाता है। जबकि जो बाद की प्रावस्था है वो संश्लेषण व उद्भवन का निर्माणकारी है। जो ये प्रोफाइल डेवलपमेंट है, प्रोफाइल डेवलपमेंट जो प्रक्रिया है ये संश्लेषण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? प्रोफाइल डेवलपमेंट संश्लेषण की प्रक्रिया है। संश्लेषण या इसको अपन उद्भव की प्रक्रिया भी बोलते हैं। जबकि वेदरिंग है वो विनाशकारी परावस्था थी और जो प्रोफाइल का विकास है ये संश्लेषण परावस्था या उद्भवन की परावस्था है। अब अपन देखते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो दो प्रक्रियाएं होती है, एक होती है प्राथमिक प्रक्रिया, दूसरी होती है विशिष्ट या गौण प्रक्रिया। दूसरी कौन सी है? विशिष्ट या गौण प्रक्रिया। विशिष्ट या गौण प्रक्रिया। अगर अपन बात करें प्राथमिक प्रक्रिया की, प्राथमिक प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती है? तो पहला है सहस्त्र का निर्माण। प्राथमिक प्रक्रिया की बात करें, सहस्त्र के निर्माण होता है। प्राथमिक प्रक्रिया में क्या होता है? सहस्त्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सहस्त्र का निर्माण होता है। बात करें अपन सहस्त्र की सहस्त्र क्या होते हैं? तो मृदा होती है। मृदा के अंदर अपन ये मान लो मृदा है, इन मृदा के अंदर अपन ऊर्ध्वाधर काट लगाएंगे, खड़ा कटान लगाएंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा के परतें दिखाई देती है। इन विभिन्न प्रकार के जो परतें दिखाई देती है, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर जो विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है उन परतों को क्या कहते हैं? सहस्त्र कहते हैं। और उन सहस्त्रों के समूह को क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट प्रक्रिया है उसमें सहस्त्र का निर्माण होता है प्राथमिक प्रक्रियाओं में। इसमें प्राथमिक प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया है ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमीकरण। प्राथमिक प्रक्रिया में प्रथम प्रक्रिया कौन सी है? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के संयुक्त प्रक्रम को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है। मृदा के अंदर मान लो पत्तियां है, पादप का कोई भी भाग है, वो कार्बनिक पदार्थ है। उन कार्बनिक पदार्थों पर जीवाणु वगैरह जो सूक्ष्म जीव है वो क्रिया करेंगे और उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेंगे। तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन या कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण की जो संयुक्त प्रक्रिया है वो ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया से ह्यूमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे मृदा पर सॉइल प्रोफाइल बनती है, वो बनती है ओ फॉर सॉइल।
कौन सा सहस्त्र बनता है? ओ सहस्त्र का निर्माण होता है, ओ होरिजन का निर्माण होता है। यह क्रिया मृदा की सतह पर ह्यूमस परत ओ होरिजोन बनाने में सहायक होती है। जो ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया है, इससे जो सहस्त्र बनेगा वो ओ होरिजन बनेगा, ओ सहस्त्र बनेगा, और मृदा की सबसे ऊपरी परत पर होने वाली ये प्रक्रिया है। जल इस सहस्त्र में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर नीचे के सहस्त्रों में ले जाता है, इसी से AOB सहस्त्र का विकास होता है। जो सबसे ऊपर सहस्त्र होता है ओ सहस्त्र होता है। इस ओ सहस्त्र में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो जल क्या करता है, इन कार्बनिक पदार्थों को अपने अंदर घोलकर नीचे ले जाता है और A तथा B सहस्त्र का निर्माण करता है। कौन से सहस्त्र होगा? A तथा B सहस्त्र का निर्माण होता है। तो A तथा B सहस्त्र का निर्माण कौन से सहस्त्र से होता है? O सहस्त्र से होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखें तो अगला है इवोल्यूशन तथा इल्यूशन। कौन सी है प्रक्रिया? अगली प्रक्रिया है इल्यूशन तथा इल्यूशन, यानी कि निक्षालन व निक्षेपण। क्या? निक्षालन व निक्षेपण। इल्यूशन निक्षालन और इल्यूशन यानी निक्षेपण। निक्षालन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है? निक्षालन का मतलब होता है वॉशिंग आउट। क्या होता है? निक्षालन का मतलब होता है वॉशिंग आउट, यानी कि कोई भी चीज को धो देना। ऊपर के सहस्त्रों के अवयवों का अंतःस्त्राव द्वारा निचली सहस्त्रों में जाने की प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं, इसलिए ऊपरी सहस्त्रों का निक्षालित सहस्त्र भी कहते हैं। निक्षालन की बात करें कि निक्षालन क्या होता है, तो जब बारिश होती है तो वर्षा के जल होता है जो नीचे के सहस्त्रों में जाता है अंतःस्त्रवण प्रक्रिया के द्वारा, या जिसको अपन पर्कोलेशन बोलते हैं, पर्कोलेशन या अंतःस्त्रवण प्रक्रिया, इसके द्वारा है। जब जल नीचे के सहस्त्रों में गति करता है तो अपने साथ में कार्बनिक पदार्थों को भी ले जाता है। तो जल का ऊपरी सहस्त्रों के निचले सहस्त्रों में कार्बनिक पदार्थों के साथ में जो अंतःस्त्रवण होता है वो निक्षालन कहलाता है, जिससे क्या होता है, ऊपर की सहस्त्र है वो निक्षाली बन जाती है, जहाँ से पदार्थों का हट जाते हैं। तो ऊपरी सहस्त्रों को क्या कहते हैं? निक्षाली सहस्त्र कहते हैं। और दूसरा है इल्यूशन निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है वॉशिंग इन। जब ऊपर से पदार्थों का है वो निक्षालन होता है, ऊपर से कार्बनिक पदार्थ आके नीचे जमते हैं, तो उस नीचे जमने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। मृदा अवयवों का निचली सतह में एकत्रित होना निक्षेपण कहलाता है। मृदा के जो अवयव जल के साथ में ऊपर के सहस्त्रों से आके नीचे के सहस्त्रों में एकत्रित होते हैं, उनके एकत्रित होने की प्रक्रिया होती है वो निक्षेपण कहलाती है, और निचले सहस्त्रों को निक्षेपण सहस्त्र भी कहते हैं। ऊपरी सहस्त्र जहाँ से निक्षालन की प्रक्रिया होती है उनको निक्षाली सहस्त्र कहते हैं, और जहाँ निक्षेपण की प्रक्रिया होती है उनको निक्षेपण सहस्त्र कहते हैं। उसके बाद में देखें अगली तीसरी प्रक्रिया को देखें कि तीसरी प्रक्रिया कौन सी है जो मृदा के सहस्त्र निर्माण में सहायक है। तो तीसरी है एक्यूमुलेशन या संचयन। मृदा निर्माण के दौरान मृदा की पृष्ठ सतह पर खनिज पदार्थों का संचयन होता है। संचयन की प्रक्रिया में बिना निक्षालन और निक्षेपण के भी हो सकती है। क्या होता है? एक्यूमुलेशन की बात करें, संचयन की बात करें, तो इसमें होता है पदार्थों का संचय होता है, पदार्थ आगे एकत्रित होते हैं, और पदार्थों के एकत्रित होने की प्रक्रिया है ये निक्षालन और निक्षेपण के बिना भी हो सकती है। हवा के द्वारा कार्बनिक पदार्थ एक जगह से उड़ के भी दूसरी जगह आ सकता है। मृदा की सतह में मूल पदार्थ जो पेरेंटल मटेरियल होते हैं का निक्षेपण संचयन के फलस्वरूप हो सकता है। इस प्रकार निक्षेपण में सी ओरिजिन का निर्माण होता है। निक्षेपण से कौन से सहस्त्र का निर्माण होता है? निक्षेपण की प्रक्रिया है जो ये एक्यूमुलेशन या संचयन प्रक्रिया है, या निक्षेपण प्रक्रिया होती है। इस निक्षेपण की प्रक्रिया से सी सहस्त्र का निर्माण होता है। कौन से सहस्त्र का निर्माण होता है? निक्षेपण की प्रक्रिया से सी सहस्त्र का निर्माण होता है। उसके बाद में चौथी प्रक्रिया है पेडोटर्बेशन। कौन सी है? पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्स करना। पेडोटर्बेशन की बात करें तो मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया है। सभी मिट्टी में कुछ हद तक मिश्रण होता है। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्स करना, मिश्रण बनाना। किसी भी चीज का अपन मिश्रण बनाते हैं तो मिश्रण बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो पेडोटर्बेशन कहलाती है। और पेडोटर्बेशन के कारण है जो मृदा के सहस्त्र का निर्माण होता है। ऊपरी कार्बनिक पदार्थ है वो नीचे जाते हैं, और निचले कार्बनिक पदार्थ है वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा जंतुओं के द्वारा है ऊपरी सहस्त्र में लाई जाती है, यानी कि इनका मिश्रण होता रहता है, जिससे मृदा की नई परत का निर्माण होता है, नए सहस्त्र का निर्माण होता है। तो निक्षेपण की प्रक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। फ्यूनल पेडोटर्बेशन यानी जंतुजात मिश्रण, इसमें चींटी, केचुआ, दीमक आदि मृदा का मिश्रण करते हैं। फ्यूनल पेडोटर्बेशन की बात करें तो इसमें जैसे चींटी हो गई तो वो मृदा के अंदर है जो
छिद्र बनाती है और मृदा की निचली सहस्तर की जो मृदा होती है उसको ऊपर लेके आती है, और जब बारिश होती है तो ऊपर से वापस नीचे जाता है। यह मिश्रण चलता रहता है। और तो ये फ्यूनल पेडो टर्बेशन कहलाता है। और केचुआ होता है, दीमक होती है, जो उदय बोलते हैं अपन जिसको, दीमक भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडो टर्बेशन की क्रिया में सहायक है। केचुए की बात करें तो केचुए को तो प्राकृतिक हलवाक कहते हैं। केचुए क्या कहते हैं? प्राकृतिक हलवाक। ये तो प्राकृतिक हलवाक है, इससे तो हो गई। और दूसरी प्रक्रिया है इसमें फोइनल पेडो टर्बेशन यानी पादप जात मिश्रण। पादप जात मिश्रण में भी विभिन्न प्रकार के पादप की जड़ें हैं। जब पादप की जड़ों को अपन पादप उगता है तो जड़ें हैं जो मृदा की संरचना में संगठित करती है, मृदा को अपने साथ बांधे रखती है। और जब कभी पादप को उखाड़ा जाता है तो नीचे की मृदा ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से पेडो टर्बेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में बात करें अपन तो अगली है अपनी एग्रेलिक पेडो टर्बेशन यानी मृतकीय मिश्रण। क्या है? एग्रेलिक पेडो टर्बेशन, मृतकीय मिश्रण। अगर अपन एग्रेलिक पेडो टर्बेशन की बात करें, मृतकीय मिश्रण की बात करें, तो इसमें क्या होता है? कले के संकुचन तथा फूलने के कारण मिश्रण हो जाता है। जो मृदा कले होती है, कले के संकुचन तथा फूलने से भी है जो मृदा का पेडो टर्बेशन होता है, मृदा का मिश्रण होता है। कले के फूलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण मृदा का मिश्रण होता है और मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं विशिष्ट या गौण प्रक्रिया की। जो विशिष्ट प्रक्रिया है या गौण प्रक्रिया है, जो मृदा निर्माण प्रोफाइल के विकास में सहायक है, मृदा के सहस्तर निर्माण में सहायक है। उन गौण प्रक्रियाओं के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें पहली आती है कैल्सिफिकेशन या डीकैल्सिफिकेशन। गौण प्रक्रिया में पहली कौन सी प्रक्रिया आती है? कैल्सिफिकेशन या डीकैल्सिफिकेशन। मृदा के ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन की प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। जब मृदा के ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन होता है या कैल्शियम कार्बोनेट आकर जुड़ते हैं तो वो कैल्सिफिकेशन होता है। और वहां से जिसे कैल्शियम कार्बोनेट संचयन से कैल्शियम परतों का निर्माण होता है, और ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। मृदा के ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट का जमना कैल्सिफिकेशन कहलाता है, और कैल्सिफिकेशन से कैल्सी संस्तरों का निर्माण होता है। क्या कौन से? जो कैल्सी संस्तर है, कैल्सी ओरिजिन है, उन कैल्सी ओरिजिनों का निर्माण होता है, वो कैल्सिफिकेशन से होता है। ये आर्द्र तथा जो शुष्क जलवायु है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है, उनमें ये जो पाई जाती है। अगर अपन बात करें कैल्सिफिकेशन की तो ये शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु में होती है। कौन सी जलवायु? शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु। जैसे पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान की बात करें तो ये कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। इनमें क्या होता है? अगर मैं अपन इनको प्रक्रिया को रिएक्शन के माध्यम से समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु क्रिया करके H2CO3 बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। H2CO3 है जो कैल्शियम से क्रिया करके CaHCO3 बनाता है, और जो CaHCO3 है वो कैल्शियम कार्बोनेट और जल के अणुओं में टूट जाता है और मृदा के कैल्सी संस्तर का निर्माण होता है। मृदा संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है, और ये प्रक्रिया आदर्श क्षेत्रों में होती है। अगर अपन डीकैल्सिफिकेशन की बात करें, डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? तो मृदा के जो संस्तर है, मृदा के संस्तर से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निष्कासन हो जाना, यहाँ से निकल जाना, निष्कासन हो जाना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये आदर्श क्षेत्रों में अधिक होता है। कौन से क्षेत्रों में? जो आदर्श क्षेत्र है, जहाँ की नमी है वो आदर है, नमी की मात्रा अधिक है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आता है पेडोलाइजेशन या पेडोजोलीकरण। कौन सा आता है? पेडोलाइजेशन या पेडोजोलीकरण। अगर अपन पेडोलाइजेशन की बात करें, पेडोलाइजेशन की बात करें, ये एक रशियन टर्म है और जिसमें पोड का मतलब होता है अंडर एंड जोला का मतलब होता है ऐसा। क्या पेडोलाइजेशन शब्द है? ये एक रशियन भाषा का शब्द है, रशियन भाषा का शब्द है जिसमें पोड का मतलब होता है अंडर, और जो जोला है, जोला का मतलब होता है एज लाइक। ह्यूमस परतों ह्यूमस तथा सेक्स ऑक्साइड, आयरन व एल्यूमिनियम ऊपरी संस्तरों से बहकर नीचे के संस्तरों में आकर जमा हो जाते हैं। इसे पोडजोलीकरण कहते हैं। पोडजोलीकरण क्या होते हैं?
बोरजोलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ह्यूमस है, और ह्यूमस के अलावा जो सेक्सवी ऑक्साइड है, जैसे आयरन और एल्यूमिनियम है, सेस्की ऑक्साइड बोलते हैं जिनको, वे ऊपरी परतों से आकर नीचे की परतों में जमा हो जाते हैं। इनका ऊपरी परतों से आकर नीचे की परतों में जमा होने की जो प्रक्रिया है उनको क्या बोलते हैं? पेडोजोलाइजेशन बोलते हैं। और ये ठंडे प्रदेशों में अधिक होता है। जो ठंडे जलवायु के प्रदेश हैं उन प्रदेशों में बोरजोलाइजेशन की प्रक्रिया अधिक होती है। उनमें ह्यूमस तथा जो आयरन और एल्यूमिनियम जो सेक्सवी ऑक्साइड होते हैं वो ऊपरी परतों से निचली परतों में आकर एकत्रित होते हैं। उसके बाद में अगला है लेटेराइजेशन। अगली कौन सी प्रक्रिया है? लेटेराइजेशन। अगर अपन लेटेराइटीकरण या लेटेराइजेशन की बात करें, लेटेराइटीकरण या लेटेराइजेशन की बात करें तो लेटेराइटीकरण के अंदर आयरन अथवा एल्यूमिनियम ऊपरी संयंत्रों में रहते हैं तथा सिलिका निचले के संयंत्रों में चली जाती है। इससे बनने वाली मृदाएं अम्लीय होती है। अगर अपन लेटेराइटीकरण की बात करें तो इसमें आयरन और एल्यूमिनियम तो ऊपरी परतों में रह जाते हैं, लेकिन जो सिलिका होती है, सिलिका है, वो नीचे की परतों में आकर एकत्रित हो जाती है, जिससे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों लेटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल। इसमें क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम ऊपरी संयंत्र में रह जाते हैं, और आयरन और एल्यूमिनियम तो है यहाँ पर रह जाते हैं, और जो निचली संयंत्रों में आती है वो आती है सिलिका। और इस मृदा का जो निर्माण होता है वो मृदा होती है अम्लीय प्रकृति की। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। और लेटेराइट का मतलब होता है ईंट जैसा लाल। आयरन की मात्रा अधिक होगी तो वह हेमेटाइट तत्व अधिक पाया जाएगा, और हेमेटाइट के कारण जो मृदा का निर्माण होगा वो लाल मृदा बनेगी। कौन सी मृदा बनेगी? लाल मृदा बनेगी। इसका अर्थ ईंट के समान लाल होता है। ये लाल रंग के संयंत्र में फेरिक ऑक्साइड या हेमेटाइट की अधिकता के कारण होता है। जो ये लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण होता है। ये मृदाएं उष्ण तथा अर्ध उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर अपन बात करें इसकी लेटेराइटीकरण की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है लेटेराइजेशन, ये उष्ण तथा अर्ध उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? उष्ण क्षेत्रों और अर्ध उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके अलावा अपन आगे बात करें अगर तो अगली है, ये मृदाएं जूमिंग खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो जूमिंग खेती करते हैं उनके लिए लेटेराइजेशन मृदाएं उपयुक्त मानी जाती है। जूमिंग खेती की बात करें कि जूमिंग खेती क्या होती है, तो वनों के अंदर ये खेती अपनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं? जो आदिवासी लोग या जो वन में रहने वाले लोग होते हैं वो किसी क्षेत्र में वनों को काट कर उनको जलाकर वहाँ खेती करते हैं वहाँ, और जब तक मृदा उपजाऊ होती है तब तक वहाँ खेती करते हैं, और जैसे ही मृदा अनुपजाऊ होती है तो उस खेती को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर खेती करते हैं, यानी स्थानांतरित खेती भी इनको अपन बोल सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है कृषि को। तो ये उन मृदाओं के लिए जूमिंग खेती के लिए उपयुक्त है। अगली प्रक्रिया है सोलेनाइजेशन या सारीकरण। कौन सी है? सोलेनाइजेशन या सारीकरण। इसमें क्या होगा? लवणीय पदार्थों का जमाव अधिक हो जाएगा। इस प्रक्रम में अधिक विनिमयशील लवणों का मृदा में जमा हो जाता है। सारीकरण प्रक्रिया या अगर अपन सोलेनाइजेशन की बात करें तो इसमें है जो लवणीय मृदा का निर्माण जमा हो जाता है। कौन सी मृदा का? लवणीय मृदाओं का है जो जमा हो जाता है, जिसका पीएच लगभग 8.5 से अधिक होता है। और सारी मृदाओं का पीएच कितना होता है? 8.5 से अधिक होता है। इस प्रकार मृदा सारी हो जाती है और मृदा में कोलाइड फैलकर नीचे बैठ जाते हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ ब्लैक ऑर्गन कले आवरण में बनाते हैं तथा ये मृदा कृषि योग्य नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो लवणीय मृदा होगी, सारी मृदाओं का निर्माण होगा, तो इनमें जो सारी पदार्थ है वो मृदा के कोलाइड के ऊपर फैलकर है जो नीचे बैठ जाते हैं, और जो मृदा कार्बनिक पदार्थ है, जो काले रंग के कार्बनिक पदार्थ है, वो ऊपर फैल जाते हैं और मृदा की संरचना है वो खराब हो जाती है, जिससे कृषि क्रियाएं अपन इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगली प्रक्रिया की बात करें अपन तो अगली प्रक्रिया है सोलिनाइजेशन यानी लवणीकरण। अगली कौन सी प्रक्रिया है? सोलिनाइजेशन या लवणीकरण। इस प्रक्रिया में मृदा के ऊपरी स्तरों में घुलनशील लवण, विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड व सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? सोलिनाइजेशन में, लवणीकरण में क्या होता है कि जो सोडियम के लवण है, जो अम्लीय लवण है, वो मृदा की ऊपरी परतों में एकत्रित हो जाते हैं और मृदा बनती है वो लवणीय मृदा बनती है। मृदा के ऊपरी संयंत्रों में सोडियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और मृदा के ऊपर एक सफेद परत के रूप में रहते हैं। इसी कारण लवणीय मृदाएं सैलाइन सॉइल बनाते हैं। जो
लवणीय मृदा होगी उनकी जो ऊपरी परत होगी वो सफेद होगी, उन पर है जो सफेद रंग का है जो आवरण पाया जाएगा वो लवणीय मृदा होगी, और जो काले रंग की मृदा होगी वो क्षारीय मृदा होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगली प्रक्रिया की बात करें तो अगली प्रक्रिया आती है गलाईकरण। कौन सी आती है? गैलीजेशन या गलाईकरण। अगर अपन गैलीजेशन या गलाईकरण की बात करें तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कैल्शियम और मैग्नीशियम आयरन के लवणों का संचयन हो जाता है। गैलीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के लवण है उनका संचयन हो जाता है और भूरे रंग का गैलाइसिन होरिजोन विकसित होता है। किस प्रकार की मृदाएं विकसित होगी? भूरे रंग की मृदाएं विकसित होगी। जिस क्षेत्रों में भूरे रंग की मृदाएं पाई जाती है उनमें गैलीकरण की प्रक्रिया से है जो गैलिस होरिजन का निर्माण होता है, गैलिस संस्तर का निर्माण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के लवणों का जमाव के कारण। इसे है जो गैलिस संस्तर भी कहते हैं। यह प्रक्रिया खराब जल निकास वाली मृदाओं में पाई जाती है। जो गैलीनाइजेशन की प्रक्रिया है, गैलीकरण की प्रक्रिया है, यह खराब जल निकास वाली मृदाएं हैं जिनमें प्रॉपर जल निकास नहीं हो पाता है, उन मृदाओं के अंदर है जो ये प्रक्रिया होती है। तो आज की क्लास में अपन ने जो मृदा की जो प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में है जो पढ़ा, तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उनको अपन बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आया है उनको अपन सॉल्यूशन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।